हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए उनकी जो मैथमेटिक्स की हमने सीरीज चला रहे थे उसका नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो जो होगा वो हमारे थर्ड सेमेस्टर सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। लगभग जो भी हमारे कैलकुलेटिव वाले पोर्शन थे, चैप्टर्स थे, वो हमने सारे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करा दिए हैं। आपके केवल दो चैप्टर बचते, एक बैंकिंग प्रणाली और एक शेयर और लाभांश। इन चीजों को आप थ्योरिकली किताब से पढ़ सकते हैं। जो हमारे लायक जो सारे वीडियोस थे वो लगभग हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, आप उनको देख सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वरना आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, थर्ड सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके भी उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो हमारी आज की क्लास है, उस क्लास का जो आपका लास्ट वीडियो बचा है वो बचा है आपका समांतर माध्य। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर माध्य, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपका मध्यिका और बहुलक। तो ये 3 टॉपिक है वो आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं, और ये इसके बाद जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य आप यह कह सकते हैं कि जब किसी भी ग्रुप में संख्या ग्रुप में दे रखी, जब कोई एक ऐसी संख्या जो उस पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व करती है, या ऐसी संख्या जो उस पूरे ग्रुप में एक तरीके से एवरेज होती है, औसत होती है, उस संख्या को हम कहते हैं समांतर माध्य। क्या है, अगर हमारे पास कोई संख्याओं का ग्रुप दे रखा हो या आपके आंकड़े दे रखो, उस आंकड़े में कोई एक ऐसा आंकड़ा जो उस पूरे आंकड़ों की सीरीज को या ग्रुप को मतलब प्रदर्शित करता है, उस ग्रुप को प्रदर्शित करता है, तो हम क्या करते हैं, वो जो आंकड़ा होता है वो उस ग्रुप का क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 बच्चों के आंकड़े दे रखे हैं, और हमसे कहा जाए कि ये जो 5 बच्चों के आंकड़े दे रखे हैं, इसका अगर हम माध्य निकाले तो हमारा क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लगभग इनका जो समांतर माध्य होता है वो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो हमारे इस आंकड़े में जो 3 होगा वो क्या होगा, इस ग्रुप के आंकड़ों को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो आपका 3 है वो एक एवरेज संख्या होगी पूरे आंकड़ों की। क्या होगी, एवरेज संख्या। समांतर माध्य की अगर हम बात करें तो समांतर माध्य को हम अंक गणित में औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत यानी कि एवरेज। तो वही हमारा औसत जो होता है वो सांख्यिकी में हो जाता है आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य होता क्या है, जो हमारा समांतर माध्य होता है वो क्या होता है, हमारा जो भी सीरीज रखी है उसमें क्या होती है, पदों का योग गुणे पदों, और उसको अगर हम पदों के योग को पदों की संख्या से भाग कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है समांतर माध्य। क्या होता है, हमारे पास समांतर माध्य होता है जो भी हमारे पास सीरीज दे रखी, आंकड़े दे रखे, उनमें क्या करते हैं, उन सब आंकड़ों को जोड़ लेते हैं और उसमें पदों की संख्या, जितने आंकड़े दे रखे हैं ना उनकी संख्या काउंट कर लेते हैं और उससे हम भाग कर देते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाता है क्या, समांतर माध्य। पदों का योग, उसको हम समीशन x मान लेते हैं, और जो n होता है वो क्या आ जाता है, पदों की संख्या हो जाता है हमारे पास। तो यही होता है हमारे पास समांतर माध्य। क्या अगर हम समांतर माध्य को डिफाइन करना चाहें, क्या हो जाएंगे कि जब किसी सजातीय आंकड़ों में आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से अगर हम भाग कर देते हैं तो जो हमारे पास मान निकल के आता है वो हमारा होता है समांतर माध्य, या इसे हम औसत भी कह सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सीधे समांतर माध्य कर किस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब इसे समांतर माध्य में क्या होता है, आंकड़े आपको 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो जो आपके आंकड़े हो वो अवर्गीकृत हो। जब आपके जो आंकड़े हैं अवर्गीकृत होंगे तो क्या करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट। अगर आंकड़े वर्गीकृत दे रखे हैं तो इस तरीके से करते हैं। तो जब हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत हो, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है आंकड़ों की संख्या रखेगी x1 x2 x3 xn। अगर हमारे पास जो आंकड़ों की संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी, xn दे रखी है, तो यहाँ से अगर हम इनका माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पदों का योग। टोटल पद कितने हैं, जो भी है समीशन x, हमारा पदों का क्या योग हो जाएगा, समीशन x हो जाएगा। और n क्या है, हमारे पदों की संख्या, तो हमारी जो पदों की संख्या है वो n हो जाएगी। और इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकाल लेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 80 70 120 80 70 120 100 110 का समांतर माध्य बताओ।
इसका क्या हमारे पास ये आंकड़ा दे रखा है। आंकड़े में देखिए 1 2 3 4 5 संख्या दे रखी, हमें बताना है समांतर माध्य। हम जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य होता है हमारा पदों का योग प्लस पदों की संख्या। पदों का योग कर लिया हमने, सारे पद जोड़ लिया, और पदों की संख्या कितनी है 5। पदों का जब हम योग करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 8। देखिए 0 की जगह पे यूनिट प्लेस पे 0, सेकेंड प्लेस पर देख सकते हैं 10th प्लेस पे 1, यहाँ पे 2 3 हो गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। तो 7 और 3 10 और 8 18। हमारे पास कैरी आ गया 1 1 1 2 3 4, कितना का 480 डिवाइड बाई 5। इसे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। कितना हो गया हमारे पास 96। तो यहाँ पे हमारे पास जो समांतर माध्य आ गया है, कितना आ गया है 96। तो यही होता है हमारा समांतर माध्य का फार्मूला। अब बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन, सीधे सीधे आपको पदों का योग कर देते हैं, पदों का योग करते हैं, पदों का योग बटा संख्या डिवाइड कर देंगे, हमारे पास समांतर माध्य निकल के आ गया। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन हो सकता है, वो पूछ दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। अगर हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी 1 से लेकर 10 तक। भाई प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, प्रथम 10 होती है 1 से 10। 1 से 10 की बात करें तो 1 से 10 की संख्याओं के लिए क्या करेंगे 1 से 10 का योग करेंगे, वो हमारा पास होता है 55। अब टोटल पद कितने हैं 10, वही हो जाएगा हमारे पास m क्या होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, मतलब कि 5.5। हमारे पास क्या आ जाएगा समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो भी हमारे पास पद दे रखे होते हैं पदों का योग करते हैं और क्या करते हैं उसको पदों की संख्या से भाग कर देते हैं और हमारे पास क्या है समांतर माध्य निकल के आ जाता है। आपके एग्जाम में इसी तरीके का समांतर माध्य का क्वेश्चन आया हुआ है, 17 बैच में भी आया था और इसी तरीके से ही आते हैं। ज्यादा टफ वो पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे जो भी आपके सिलेबस में हो सकता है। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, देखिए प्राप्तांक 12, 18, x, 15 और 16 का माध्य 14 हो तो x का मान निकालिए। इस बार देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास संख्या दे रखी 12, 18, x, 15 और 16 और उनका हमें माध्य भी दे रखा है। हमसे कहा गया इन संख्याओं में जो एक संख्या मिस है हमारी x, उसका मान क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं हमारा माध्य बराबर होता है पदों का योग यानी कि समीशन x सिग्मा x अपॉन n। तो m हमारे पास 14 दे रखा है, सिग्मा x करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 18 प्लस x प्लस 15 प्लस 16 डिवाइड बाय टोटल पद कितने होगा 1 2 3 4 5 पद हो गए। तो ये 14 बराबर क्या हो जाएगा जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे 18 12 30 और 15 45 45 और 16 हमारा हो जाएगा कितना 61 और 61 के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या प्लस में है हमारे पास है x अपॉन 5। तो यहाँ से 61 प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 14 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 61 प्लस x ये हो जाएगा आपका 70, कितना हो गया 70 हो गया। यहाँ पे जब ये 70 हो गया तो x बराबर आ जाएगा 70 माइनस का 61 बराबर की 9। तो देखिए हमारी x की वैल्यू थी वो कितनी निकल के आ गई 9 निकल के आ गई। तो इस तरीके से देखिए समांतर माध्य के फार्मूलेशन आपसे इस तरीका का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी बिल्कुल आसान सी विधि जो समांतर माध्य में यूज होती है। अब हम इसके बाद एक बात करेंगे कल्पित मान वाली विधि। क्या है कल्पित माध्य विधि। इसमें कहा था देखिए अभी तक जो आंकड़े थे छोटे छोटे थे, जोड़ने में ऐसा नहीं थी, लेकिन अगर हमारे पास आंकड़ों की संख्या बहुत बड़ी बड़ी दे रखी होगी तो हम इन्हें नॉर्मली इतनी आसानी से ऐड नहीं कर सकते और उनका कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ होता है। तो इसके लिए हम ये क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य में क्या होता है हमारे पास जो भी आंकड़े दे रखे थे उसमें लगभग एक मिडिल वाले नंबर को हम क्या मान लेंगे कल्पित मान मान लेंगे और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद उस नंबर को हटा के जो भी आपके आंकड़े दे रखे हैं उसके हिसाब से हम उनका विचलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे उनका विचलन निकालेंगे और उसके बाद जो हमारे विचलन आएगा उसका जो हम उससे हम निकालेंगे पदों की संख्या मतलब पदों का योग और उसके थ्रू भी हम इसका निकाल सकते हैं। सीधे सीधे देखिए क्वेश्चन पर बात करते हैं, ऐसे तो बहुत टफ लगता है। कल्पित माध्य विधि
एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 15, 20, 35, 30, 22, 18, 40 का समांतर माध्य। अब देखिए, अगर आपके साथ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है इसका समांतर माध्य बताओ, तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पदों का योग बटा पदों की संख्या। लेकिन इतने बड़े बड़े पद हैं तो इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है आपसे एग्जाम में कहते हैं कि आपको कल्पित विधि से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हमारे जो प्राप्तांक होते हैं इसको हम मान लेंगे x, ठीक है, x मान लिया हमने। अब इसके सामने सारी वैल्यू नोट कर ली, x की अपॉन 15, 20, 35, 30, 22, 18 और 40, ये दे रखी है हमारे पास x। अब हमें निकालना है कल्पित मान। हम कल्पित मान मानेंगे लेकिन कैसे, टोटल काउंट कर लेते हैं, नंबर कितने दे रखे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 में हम क्या करें, ऊपर की 3 छोड़ दें और नीचे की 3 छोड़ दें, तो हमारे पास एक 30 आ गया, जो बिल्कुल बीच की वैल्यू है। इसको हम मान लेंगे क्या, कल्पित मान। ए बराबर, इसको कल्पित मान को डिनोट करते हैं ए से। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कल्पित माध्य से विचलन। क्या निकालेंगे, विचलन, सीधे सीधे डाल दे, हम निकालेंगे डी। डी क्या है हमारे पास, विचलन। जब हम डी विचलन निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, जो विचलन हमारा निकलता है वो हमारा निकलता है, किससे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। जो हमारा डी आएगा वो क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस का ए। अब ये हमारा एक्स आई क्या होगा, तो एक्स आई हमारा वो पद होगा जिसमें से हम ए को घटाएंगे। अब हमारा इसे पहला पद यहाँ पे देखे दे रखा है 15। अब हम इसमें से जब ए को घटाएंगे तो हमारा ए कितना है, ये है हमारे पास 30। तो जब हम 50, 15 से 30 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 15 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम पारा पहला पद हो गया माइनस का 15। दूसरा दे रखा है 20, जब इसमें से हम 30 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 35 दे रखा है, 35 में से 30 घटाएंगे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5। अब देखिए 30 में से 30 जाएगा तो इसके सामने तो 0। 22 में से 30 घटाएंगे जब हम फिर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 8। 22 माइनस का 30 करेंगे तो माइनस का 8 ये आ जाएगा। अब 18 दे रखा है तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 12 आ जाएगा। और 40 दे रखा है तो हमारे पास प्लस का कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, प्लस का 10। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ये जो हमारा था ये क्या निकल कर रहा है, डी। तो हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है समीशन डी। और समीशन डी कैसे निकालेंगे, प्लस वाले एक साथ जोड़ लेते हैं। कितना है हमारे पास, प्लस का 10 और प्लस का 5, तो हमारे पास कितना हो गया, प्लस का 15। अब हम क्या निकालेंगे, अब माइनस वाला जोड़ते हैं। तो माइनस का 10 और माइनस का 15, माइनस का 12 और माइनस का 20, 12 और 8। तो यहाँ से ऊपर का हो गया माइनस का 25 और नीचे आया माइनस का 20। तो माइनस की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। माइनस की वैल्यू 45 है, प्लस की 15 है। तो अब इन दोनों को आपस में अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 30। मतलब इन सारे आंकड़ों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास निकल के आता है माइनस का 30। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समांतर माध्य। तो अब जो हमारा समांतर माध्य निकलेगा वो क्या होगा, अब हमारा जो समांतर माध्य का फार्मूला हो जाएगा उसमें थोड़ा चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि हमने सब में से ए घटाया है तो ए को तो हम अलग से रखेंगे और उसमें जो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी, मतलब ए में हम सबको घटा देंगे तो ए में सबका एडिशन जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू वही आ जाएगी जो हमें निकालनी थी। तो ए हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीशन डी अपॉन एन। क्या हो जाएगा, समीशन डी अपॉन एन। और ये क्या था हमारे पास 30, ये हमारा जो कल्पित मान था वो कितना था, 30। और समीशन डी की बात करें तो हमारे पास आया यहाँ से माइनस का 30। और डिवाइड कितने से करना है, टोटल हमारे नंबर कितने थे, टोटल नंबर थे हमारे पास 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए सीधे सीधे इतना ही बचा हमारे पास। अगर हम इसे बात करें तो ये रहेगा 30 और हम इसे डिवाइड कर दे सीधे तो 7 चौक 28, पॉइंट लगाने तो 2 बच गया हमारे पास। तो 7 दूनी 14, फिर हमारे पास 6 बचेगा। एकदम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 6 आएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद 1 पॉइंट बढ़ा के इतना ही लिख लेते हैं। अब चूंकि ये वैल्यू माइनस की तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4.3। अब जब ये हमारे पास माइनस का 4.3 हो गया तो हमारे यहाँ से माइनस शिफ्ट करेंगे तो बचेगा 25.7। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का समांतर माध्य
25.7। इससे देखिए हमारे पास क्या कैलकुलेशन थी वो बहुत आसान हो गई, वरना आप इन सारे पदों को सीधे सीधे जोड़ते और फिर उसे भाग करते थे, एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो सकती थी, इससे कि हम बच गए। तो कल्पित माध्य वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमारे पास जो आंकड़े दे रखे तो उन आंकड़ों में हम क्या करेंगे, बीच का नंबर ले लेंगे। अगर 7 है तो बीच में ले लेंगे, आपका जो भी आ जाएगा बीच में, जो 4 नंबर का नीचे से या ऊपर से। और अगर 7 से जाता है, अगर 8 है तो हम किसी भी बीच वाले को ले सकते हैं। 8 है तो 4 नंबर या 5 नंबर किसी के भी लगते हैं, और वरना हम मानने को तो कोई भी आंकड़ा मान सकते हैं जो भी पूरे क्वेश्चन में दे रखा है। बस ये है कि बीच का मानने से जो हमारे इधर वाली वैल्यू आती वो लगभग ज्यादा बड़ी नहीं आती, इस चक्कर में हम केवल बीच का आंकड़ा मानते हैं। तो ठीक है, हमने बीच का आंकड़ा मान लिया, क्या उसे ए मान लिया, क्या हो गया वो हमारा कल्पित मान। अब उस कल्पित मान से इस एक्स वाले फंक्शन को घटाना शुरू करते हैं। सब हर फंक्शन से एक्स घटा कल्पित मान जो माना है वो घटाते रहेंगे, और वापस वैल्यू माइनस और प्लस दोनों में आती रहेंगी। इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, समुच्चय डी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाला था, विचलन, विचलन यानी कि डी, डेविएशन। तो जो डी निकल के आया हमारे पास समीशन डी वो कितना होगा, -30, और जो टोटल नंबर थे हमारे पास वो कितने थे, 60। अब माध्य का हमारा फार्मूला ही है, तो समीशन एफ होता है तो एफ एक्स होता है फंक्शन, तो एक्स अब डी हो गया तो डी टोटल पदों का योग। यहाँ से डी का मतलब है क्या, सारे पदों का योग ही तो है ये। अब वही होता है कि समांतर माध्य पर पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो योग और संख्या हमारे साथ थी। अब जो हमारा फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, ए प्लस समीशन डी अपॉन एन। क्यों, क्योंकि हमने सब में से ए को घटाया है फिर निकाला है, तो हम क्या करें, एक को जोड़ के सबका जो सब, अब यहाँ पे हमने ए से घटा के ये सारे पद निकाले तो इनका योग था, तो ए में ही हम सारे पदों के योग को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आना था वो आ जाएगा। तो वही क्या आप कैलकुलेशन करके निकाल दिया। तो ये हो गया आपका कल्पित माध्य से मतलब किसी भी अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़े, किंतु जो सारणी है वो सारणीबद्ध तरीके से आंकड़े हमारे पास दे रखे हैं। क्या हो, अब जो हमारे पास आंकड़े हैं वो सारणीबद्ध तरीके से दे रखे होंगे, लेकिन क्या होंगे, अवर्गीकृत। तो इसमें क्या होता, इसमें हमारे पास 2 तरीके के आंकड़े दे रखे होंगे। उन दोनों आंकड़ों में हम क्या निकालेंगे, बारंबारता दे रखी होगी और आंकड़े एक तरीके। तो जब बारंबारता दे रखी होगी तो उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम सीधे सीधे निकालेंगे दोनों में एफ एक्स, समीशन एफ और एक्स। और जो एफ एक्स आ जाएगा उसका फिर हम क्या करेंगे, वो हमारे पदों का योग हो जाएगा। जब पदों का योग हो जाएगा तो हम आप क्या कर लेंगे, फिर हम सीधे सीधे निकालेंगे पदों का योग को संख्या से भाग कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, हमारे देखिए किसी कक्षा में 41 छात्रों की आयु की नीचे सारणी दी हुई है, समांतर माध्य निकाला। क्या हमारी क्लास में 41 स्टूडेंट है, उनकी एक सारणी दे रखी और उसमें आयु के मध्य दे रखी, बच्चों की संख्या और आयु के मध्य सारणी दे रखी, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उनका समांतर माध्य। तो हमारे पास देखिए आयु दे रखी है और दे रखी है बारंबारता। तो आयु जो हमारे वर्षों में दे रखी है वो ठीक है 11, 12, 13, 14, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये हमारी आयु दे रखी है। और जो हमारी बारंबारता है वो देखिए किस तरीके से दे रखी है। बारंबारता हमारी देखिए 2, 4, 6, 10, 8, 7 और 4, ये हमारी बारंबारता दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 11 वर्ष की आयु है उसके 2 बच्चे हैं, 12 वर्ष की आयु के 4 बच्चे हैं, 13 वर्ष की आयु के 6 बच्चे हैं, 14 वर्ष की आयु के 10 बच्चे हैं, 15 वर्ष की आयु के 8 बच्चे हैं। तो मतलब जिसके सामने बारंबारता दे रखी है मतलब उस आयु के उतने बच्चे हैं। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य बताना, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं आपकी आयु, इसको मान लिया हमने फंक्शन f, और फिर निकालते हैं बारंबारता, लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास x। आयु कितनी दे रखी है हमारे पास, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17, ये हमारी आयु दे रखी थी। बारंबारता हमारे पास है 2, 11, सबके सामने सामने वाले लिखते हैं, 12 के सामने 4, 13 के सामने 6, 14 के सामने 10, 15 के सामने 8
16 के सामने 7, 17 के सामने 4। ठीक है, मतलब क्या था कि हमारे पास 11 वर्ष की आयु के 2 बच्चे थे। अगर हम इनका क्या निकालना है, एफएक्स, हमें निकालना है समांतर माध्य किसका, आयु का। जब हम आयु का समांतर माध्य निकालेंगे तो इसका मतलब हमें पहले टोटल आंकड़े तो पता होने चाहिए कि रियल में थे क्या। अगर 11 वर्ष की आयु के 2 बच्चे तो उन 2 बच्चे की कुल आयु कितनी हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22। एफ का मतलब क्या हो गया, एफ इंटू एक्स, एफ गुणे एक्स, मतलब 22 साल आज एज हो गई पहले वाले आंकड़े की। दूसरी की करेंगे तो 12 चौक 48, तीसरी की बात करें 13 छक 78, चौथी की बात करें 14 तो 140, 15 अट्ठी 120 हो जाएगा, 16 सत्ती हो जाएगा 112 और 17 चक्कू हो जाएगा 68। ये हमारे पास आ जाएगा आंकड़े सबके निकल के। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये सारे आंकड़े हो गए फिक्स। अब हमने क्या निकाल लिया, एफ। हम यहां से निकालेंगे क्या, समीशन एफ इंटू एक्स। क्या हो जाएगा, समीशन एफ एक्स निकालेंगे तो इन सबका एडिशन करेंगे तो 8 2 10, 8 18, 2 20, 8 28, क्या लिया गया 2 2 6 2 8, 1 9, 2 11, 4 15, 7 22, 4 22, 4 26 और 2 28। फिर हमारे पास 2 क्या लिया गया, 2 क्या लिया, 2 1 3 4 5, कितना आ गया समीशन एफ एक्स 88। अब जो हमारा समीशन एफ एक्स था वो 88 आ गया है, लेकिन जो हमारा आयु का निकालना है, हमें क्या निकालना है, आयु का। जब हमें आयु का निकालना है तो यहाँ से हमारे पास एन बराबर क्या दे रखा है, यहाँ से अगर हम बात करें कि हम जिस पदों का योग कितना आ गया हमारे पास 58। हमारी संख्या कितनी दे रखी थी, एन बराबर दे रखा था हमारे पास कितने 41 बच्चे। एन हमारा यही तो था 4 2 6 4 10, 4 2 6 6 12 10 22, 8 20, 22 8 30, 30 और 7 37, 4 41। मतलब जो कुल बच्चे थे वो कितने थे 41 और उनकी आयु का योग कितना है, इतना। हमें समांतर माध्य निकालना है तो यहाँ से हमारा जो समांतर माध्य होगा वो क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा हमारा समीशन एफ एक्स इंटू समीशन एक्स। क्योंकि अब हमारे पास जो आयु का आंकड़ा है वो भी, उनका भी हमें क्या करना है, सभी सबका योग ले लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तभी तो हमारा निकलेगा जाके समांतर माध्य। पदों का योग हमारे पास कितना आ गया 588 और पदों की संख्या कितनी है 41। जब हम 41 से भाग करेंगे इसको 588 को तो हमारे पास लगभग निकल के आ जाएगा 14.34 वर्ष, 14.34 वर्ष। तो ये हमारी जो विधि है वो कौन सी विधि होती है, इसको हम कहते हैं आपको असतत श्रेणी या डिस्क्रीट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास देखिए क्वेश्चन में सीधे सीधे रखेंगे 2 आंकड़े जो क्या होंगे सारणीबद्ध तरीके से। अब हमें क्या करना, सारणीबद्ध तरीके से होंगे तो पहले वाले को एफ मान लिया, दूसरे को बराबरता को एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, सामने सामने की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स। अगर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधी पूरी तो बारंबारता में हमारे पास क्या हो जाएगा, बारंबारता वाली सीरीज में आपके पास जो कि एक्स, इसका हमें निकालना है माध्य। तो हमारे पास टोटल एन वहां से आ जाएगा कितना 41। एन आ गया, उसको हम क्या करेंगे समीशन एन कह लेते हैं या समीशन एक्स कह लेते हैं। अगर हमारा एन है तो हम इसको एन मान लेते हैं, कैपिटल एन है तो हम यहाँ से अगर समीशन एक्स है, ये क्या हमारा है, ये हमारे पास क्या है एन। एन क्या होता है, हमें से पदों की संख्या होती है हमारे पास एन, उसको निकाल के कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो आपके जो है क्वेश्चन है वो पेपर्स में पूछे जाते हैं, जाने के चांस है लेकिन कम आते हैं। इस तरीके जो नॉर्मल वाला क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि यदि 6, 4, 7, P, 10 का माध्य 8 है तो P का मान होगा। हमें P का मान निकालना, हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं ये। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन अमीर ने आपको कराया था, कुछ नहीं होता, सीधे सीधे समांतर माध्य हमारे पास क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या।
पदों का योग हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + 4 + 7 + 3 + 10 + 8 और संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब समांतर माध्य हमारे पास दे रखा है 8, तो संख्या हमारे पास टोटल कितनी दे रखी है, 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देख लीजिए 8 हो गया, तो 8 ये 6 4 10 10 10 20 27 + p 27 + p बटा 5। यहाँ से 27 + p बराबर हो जाएगा 8 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 40। तो p बराबर आ जाएगा आपका 40 माइनस का 27, यानी p बराबर आ जाएगा आपके पास 13। तो जो हमारा p था उसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के, वो हमारे पास आ जाएगी 13। इस तरीके के जो एग्जाम है वो आप क्वेश्चन है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम से पूछ सकते हैं। बाकी जो आपको हमने कल्पित मान वाला मेथड बताया और जो आपको बताया है बारंबारता वाला मेथड, उन दोनों मेथड्स के क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। तो समांतर माध्य के इन क्वेश्चनों को आप बार बार देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से देखिए और फिर से क्लियर कर सकते हैं। जो आपका जो मेन पोर्शन होता है समांतर माध्य से, वो यहीं से आता है, जो नॉर्मल वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर पूछ सकते हैं तो पूछेंगे, वरना फिर वो आपको मध्यिका और बहुलक की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्यांक क्या होता है। तो मध्यांक क्या होता है, मध्यांक आंकड़ों की या मध्यांक बहुलक, और तीसरी चीज होती है एक होता है माध्य। तो इन चीजों में हम क्या करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, और आंकड़ों की क्या होती है, एक श्रृंखला। तो मध्यमान या मध्यांक क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मध्यिका भी कहते हैं। मध्यांक को मध्यिका भी कहते हैं। तो मध्यिका में क्या होता है कि जो हमारे पास आंकड़ों की श्रृंखला होती उसको इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जब इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो उसके बीच की जो वैल्यू, जो बीच का जो मान होता है, उसे हम कहते हैं मध्यमान या मध्यिका। उस वैल्यू के ऊपर की जो संख्या है और नीचे की जो श्रृंखला की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, बराबर हो जाती है। हम कह सकते हैं कि मध्यांक किसी आरोही या अवरोही रूप में व्यवस्थित आंकिक श्रृंखला का, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंतरिक श्रृंखला का वह स्थानीय मान होता है जिसके ऊपर और नीचे श्रृंखला के आधे आधे अंक होते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई सीरीज दे रखी 4 5 6 7 8, हमारे पास 5 अंकों की सीरीज दे रखी है। इसे हम अगर आरोही में करें तो हमारे पास ये आरोही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित है। अब हम कहाँ करेंगे, इसके बीच का अंक, अगर हमने बीच का अंक ले लिया 6, तो ये क्या हो गया, आप देखिए इसके ऊपर भी 2 अंक है, इसके नीचे भी 2 अंक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मध्यिका या मध्यांक। मध्यांक मतलब शब्द से ही क्लियर हो रहा, मध्य धन अंक, क्या मध्य धन अंक मतलब कि मध्य का अंक या बीच का अंक, यही हो गया आपका मध्यांक। तो उम्मीद करते हैं आपको मध्यांक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मध्यांक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो मध्यांक निकालने की 2 कंडीशन होती है। एक तो पहली बात कि अवर्ग, जो अगर हमारे पास आंकड़े दे रखे हो, कैसे अवर्गीकृत आंकड़ों के मध्यांक की गणना करना। कैसे अवर्गीकृत, ऐसे आंकड़े जो वर्ग की ना किए गए हैं, क्या है अवर्गीकृत आंकड़ों के मध्यांक की गणना। अगर हमारे पास आंकड़े कहीं वर्गीकृत दे रखे तो उसमें हम मध्यांक कैसे निकालते हैं। इसमें हमारे पास 2 सिचुएशन होती है, क्या कि अगर हमारे पास जो आंकड़ों की संख्या है वो क्या दे रखी हो, पहली सिचुएशन है हमारी विषम मतलब ऑड नंबर। अभी देखिए हमने आपको बताया था इसमें आंकड़े टोटल थे 5 क्या थी, एक विषम संख्या थी। तो अगर इस तरीके की हमारे पास दे रखी है तो हम उसमें मध्यांक की गणना कैसे करते हैं। तो विषम संख्या के लिए मध्यांक, तो विषम संख्या के लिए मध्यांक क्या होता है, इससे हमारे मध्यांक का फॉर्मूला क्या होता है। विषम संख्या के लिए जब हम मध्यांक निकालते हैं तो मध्यांक का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाता है मध्यांक बराबर, अब देखिए जो आंकड़े दे रखे हैं तो आंकड़े में जो भी नंबर होते हैं, 2 मतलब अगर विषम की हम बात करते हैं 1 3 5 7 9 11, जो भी अंक होते हैं तो अंकों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं n। तो ये हो जाता है हमारा n+1/2, n+1/2 टर्म या पद। इंग्लिश में इसे लिखते हैं तो इस तरीके से, अगर हिंदी में लिखेंगे तो n+1/2 पद। ये हो जाएगा हमारा क्या, मध्यांक का फार्मूला, जब हमारे पास जो आंकड़ों की संख्या है वो दे रखी हो विषम।
और यहाँ पे n क्या होता है, n होगा आपका आंकड़ों की संख्या, मतलब जितने भी आपके आंकड़े दे रखे हैं उनकी संख्या क्या आती है, उसे कहते हैं n। तो देखिए अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी है, सीरीज में जो आंकड़ों की संख्या है वो कितनी दे रखी हो, विषम दे रखी हो, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है n+1/2 पद या n+1/2 टर्म। तो देखते हैं इस पर रिलेटेड हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं। सीधे सीधे बात करेंगे, क्वेश्चन से काफी आसान सा चैप्टर है, कुछ नहीं होता इसमें, आपने पढ़ भी रखा होगा लेकिन सिलेबस में है तो एक बार रिवीजन करना जरूरी है। तो देख लिया हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। हमारे पास आंकड़े दे रखे 2, 4, 3, 8 और 7, ये हमारे पास दे रखे आंकड़े, इसका निकालना है मध्यांक। देखिए इसका हम मध्यांक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दे रखा 2, 4, 3, 8, 7। तो मध्यांक निकालने के लिए सबसे पहले जो काम हम करते हैं, क्या करते हैं, आंकड़ों को या तो हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर ले या फिर अवरोही क्रम में। तो आंकड़ों को हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जब इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम क्या होता है हमारा कि मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उसके बड़ी, उसकी बड़ी, उससे बड़ी। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या हमारे पास दे रखी है 2, उसके बाद दे रखी है हमारे पास 3, फिर दे रखा है 4, फिर दे रखा है 7 और उसके बाद दे रखा है अंत में 8। तो अब हमारे पास जो आंकड़े थे वो किसमें आ गए हैं, वो आंकड़े हमारे पास निकल के आ गए हैं आरोही क्रम में। और हमारे पास n क्या दे रखा है, यहाँ पे n बराबर दे रखा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दे रखा है। तो मध्यांक हम कैसे निकालेंगे, मध्यांक का फॉर्मूला हमने बताया था, क्या था हमारा n+1/2 ये वाली टर्म। तो ये टर्म हम कैसे निकालेंगे, 5+1/2 ये वाली टर्म। तो देखिए यहां से क्या होगा, 5/6/2 ये वाली टर्म, यहां से क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म। अब हम इस वाले आंकड़े की जो सीरीज हमने आरोही क्रम में निकाली थी उसमें हमारा तीसरा पद क्या है, तीसरा पद रखा हमें 4। तो हमारा जो मध्यांक था वो कितना निकल के आया, मध्यांक निकल के आ गया हमारा 4। तो देखिए अगर हमारे पास आंकड़ों की संख्या विषम दे रखी है तो हम उनकी कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं उन्हें हम आरोही, अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है मध्यांक का, इसे हम क्या कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मध्यांक को फार्मूला हमारा रखा है n+1/2 पर टर्म। बस हम n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो हमारे दिए हुए आंकड़ों की संख्या है वो निकाल लेते हैं, उनका मान डालेंगे। 5+1/2 देखिए यहाँ पे हुआ 5 एक 6 हो गया, 6 को डिवाइड किया तो 3। तीसरी जो टर्म होगी हमारे आरोही क्रम या अवरोही क्रम के बाद वो हमारी क्या होगी, वो इस श्रृंखला की हो जाएगी आपकी मीडियन या मध्यिका। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं इस पर एक और क्वेश्चन की। काफी इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ समझना है ही नहीं इसमें और काफी इजी चैप्टर भी है ये आपका। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, 5 मित्रों का भार 5 मित्रों का भार क्रमशः दे रखा है 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 46 किलोग्राम और 47 किलोग्राम। 40 केजी, 44 केजी, 46 केजी, 47 केजी और क्या दे रखा है, और 50 केजी। ये दे रखा, हमें निकालना उनके भारों का, उनके भारों की मध्यिका बताइए। देखिए क्या है, 5 फ्रेंड है, उनका हमें दे रखा है भारों का अनुपात, उनके वेट का अनुपात।
अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास 40, 44, 46, 47 और 50 ये दे रखा है। हमसे पूछा गया उनका जो वेट है सबका उसकी मध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो आंकड़े दे रखे हैं हम नोट करते हैं और आंकड़ों को क्या में नोट करते हैं, आरोही या अवरोही में। अगर हम देखें यहाँ पे संभाल के 40, 44, 46, 47 और 50 ये हमारे पास आंकड़े जो है वो पहले से ही दे रखे हैं आरोही क्रम में। तो हमें केवल आंकड़े नोट करने हैं 40, 44, 46, 47 और 50 हमने आंकड़े नोट कर लिए हैं, आरोही क्रम में दे रखे हैं। एन बराबर हमारे पास दे रखा है 5, एन बराबर हमारे पास 5 दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है मध्यांक। तो मध्यांक क्या होगा हमारे पास, मध्यांक बराबर होता है n+1/2 टर्म। तो इस टर्म की बात करेंगे तो हमारे पास फिर वही पुराना वाला सवाल 5+1/2 6/2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से आपका आ जाएगा थर्ड टर्म या तीसरी टर्म हम यहाँ पे देख लेंगे क्या है हमारे पास। पहले दे रखा है 40, फिर दे रखा 44, फिर 46। तो ये हो गया 46 किलोग्राम। तो जो हमारे पास आंकड़े दे रखे थे उनकी मध्यिका क्या हो गई, मध्यिका को हम MDN इससे भी डिनोट करते हैं, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 46 किलोग्राम। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका यूपीबीटीसी में पूछा जा चुका है 2017 में। तो देखिए आपके पेपर में भी इसी तरीके का बहुत ही आसान सा सवाल आने वाला है पेपर में। इससे ज्यादा मध्यिका में कुछ करना ही नहीं होता है। तो मध्यिका निकालने के जो हमारे क्या थे, दो तरीके थे। एक थी अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यांक, उन मध्यांकों में हमारे पास एक तरीका जो था वो था विषम संख्याओं के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, और दूसरे टाइप में हम बात करेंगे ऐसी संख्या की जिसमें क्या हो, जो आंकड़ों की संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी हो, वो दे रखी हो सम। अभी तक क्या था, जो हमारे आंकड़े थे वो विषम थे। विषम मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11। और अब हम बात करेंगे सम आंकड़ों की। सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10। तो हमारा दूसरा टाइप क्या है, संख्या वाली श्रृंखला का मध्यांक। इससे पहले हमने बात की थी विषम संख्या वाली ऐसी श्रृंखला जिसमें आंकड़ों की संख्या जो थी वो विषम थी। लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसी श्रृंखला की जिसमें जो आंकड़ों की संख्या हो वो सम दे रखी हो। तो ऐसी संख्या का मध्यांक क्या होता है, ऐसी संख्या का मध्यांक यानी मीडियन, जिसे हम डिनोट करते हैं MDN से, वो क्या हो जाता है, उसका फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 होल ब्रैकेट n/2 वापस प्लस n प्लस n/2 प्लस 1 वापस। ये हो जाता है हमारा फार्मूला टोटल। क्या, जब हमारे पास श्रृंखला जो हो उसमें संख्या जितनी हो वो सम दे रखी है, तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 n/2 वापस प्लस n/2 प्लस 1 वापस। अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। तो सम संख्याओं के लिए हमारे पास जो फार्मूला है n/2 वापस। n क्या होती है, यहाँ पे n क्या होती है, n बराबर होती है हमारे पास आंकड़ों की संख्या। और इस बार जो n हमारा होगा आंकड़ों की संख्या, वो क्या हो जाएगी, वो हमारी आएगी एक इवन नंबर या सम संख्या। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें जो हमारे n था वो हमारा थी एक विषम संख्या ऑड नंबर। तो चलिए इस फार्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि जब आंकड़ों की संख्या अगर सम दे रखी होगी तो कैसे कुछ तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, आंकड़े की संख्या दे रखी है 10, 11, 10, 11, 10, 15, 14, 16, 17, 18, 13, 11, 19 और 17। देखिए ये हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं इतने लंबे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आंकड़ों की एक श्रृंखला दे रखी है। अब हमें निकालना है इसमें इसकी मध्यिका। तो मध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आंकड़ों को
आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब हम क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो जब हम आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी हमारे पास कितनी दे रखी, ये 10 दे रखी है, फिर ये 10 दे रखी है, तो हमारे पास 10 दे रखा है 2 बार। इसके बाद 10 तो कहीं नहीं दे रखा। अब देखते हैं 11, यहाँ पे 11 दे रखा है और यहाँ पे 11 दे रखा है, तो हमारे पास 11 दे रखा है 2 बार। अब हम देखते हैं 12, तो इस सीरीज में हमें कहीं पे 12 नहीं दे रखा, हमारे पास दे रखा है 13, 13 एक बार दे रखा है, 13 भी नहीं दे रखा। इसके बाद 14, 14 देखिए एक बार दे रखा है, 15 भी एक बार दे रखा है और 16 भी एक बार दे रखा है, 15 भी एक बार और 16 भी। इसके बाद देखते हैं 17, तो 17 हमारे पास दे रखा है 2 बार, एक बार ये 17 एक बार ये। इसके बाद 18 एक बार दे रखा है और 19 एक बार दे रखा है। हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल जो आंकड़े थे 12 थे। यहाँ क्या यहाँ पे 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए जो हमारे पास आप लोग की जो आरोही क्रम की सीरीज थी वो हमने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास n कितना दे रखा था, n हमने काउंट किया कितना 12। अब हमें निकालना है कितना, मध्यांक। तो मध्यांक के लिए हमने इसका फार्मूला बताया था आपको अभी भी, क्या बताया था, 1/2 n/2 वापस प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो यहाँ पे हमारा n कितना है, n हमारे पास है 12/2 वापस ले प्लस 12/2 प्लस 1वां पद। अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 मतलब 6वां पद प्लस 2 छंग 12, 12 जब 6 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस 1 7वां पद। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये हमारे पास हो जाएगा 6वां पद प्लस 7वां पद। तो 6वां पद हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 2 तो 4 तो 6। जो 6वां पद था वो हमारे पास कितना दे रखा है 14। और उसके बाद 7वां पद, 7वां पद हमें दे रखा है कितना 15। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास एडिशन आएगा 5 4 9 और 1 2 29। इन दोनों का जो एडिशन आया वो हमारा कितना है 29, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 14.5। यानी जो हमारा मध्यांक निकल के आया वो कितना निकल के आया, मध्यांक हमारे पास निकल गया है 14.5। तो देखिए ये था इस तरीके के सवाल, जब हमारे पास आंकड़ों की संख्या थी वो कितनी दे रखी है, वो सम दे रखी है। हमारे पास इस क्वेश्चन में आंकड़ों की संख्या कितनी दे रखी थी, 12 दे रखी थी। हमने आंकड़ों को किया आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और फिर मध्यांक का फार्मूला हमने अभी भी बताया था आपको, 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। फार्मूला डाला, n की वैल्यू 12 लगाई, एक बार 6वां पद आया, एक बार 7वां। 6वां पद हमारे पास 14 था और 7वां पद था हमारे पास 15। दोनों की वैल्यू डाली और हमारे पास जो आंकड़ा था वो निकल के आ गया 14.5। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद एक और इसी टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे आज का सेकंड टॉपिक और आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक, वो होगा गुल्लक। काफी आसान है वो भी। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, तीन 12 15 3 15 7 21 36 39 21 36 49 सॉरी 42 62 63। इसकी निकालनी हमें क्या, माध्यिका। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है,
आंकड़े दे रखे 3, 12, 15, 3, 15, 7, 21, 36, 49, 42, 62, 63। ये हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं, हमें निकालनी इसकी मध्यिका। तो पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन सम वाला है या विषम वाला। तो क्या करेंगे, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमारे पास जो n था, आंकड़ों की संख्या थी, वो कितनी है 12, यानी कि संख्या में दे रखी है सम। तो इसमें हम क्या करेंगे, सम संख्या का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे पहले हम काम यही करते हैं, आरोही या अवरोही, इन्हीं क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित। तो चाहे आप आरोही में कर लीजिए, चाहे अवरोही में कर लीजिए। जब हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 1, 3 ये दे रखा है, 1, 3 ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 बार आ गया 3, और 3 के बाद देखो 4 तो है नहीं, 3 के बाद जो संख्या आपकी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7, और 7 दे रखा है हमारे पास एक बार। आप देखिए 7 के बाद जो हमारी संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 12, और 12 भी हमारे पास एक बार दे रखा था। 12 के बाद जो हमारी संख्या दे रखी 15 दे रखी, और 15 दे रखी है 2 बार, एक बार ये एक बार ये। और 15 के बाद देखिए 16, 17, 18, 19, 20 तक कुछ नहीं दे रखा, फिर दे रखा है हमारे पास 21, और 21 भी दे रखा था एक बार। 21 के बाद हमारे पास जो संख्या दे रखी, देखिए 21 से पहले की संख्या इधर तो है नहीं, अब केवल इधर देखनी है। तो 21 के बाद हमारी संख्या दे रखी थी 36, 36 के बाद हमारी दे रखी 42, 42 के बाद 49, और फिर 62 और 63। ये हमारे हो गए आंकड़ों का आरोही क्रम। देखते हैं क्या 12 संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 संख्या पूरी हो चुकी है, मतलब हमारा आंकड़ा जो था वो आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दे रखा आंकड़ों की संख्या n बराबर कितनी 12। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मध्यांक या मध्यिका। तो मध्यांक का फॉर्मूला हमने बताया था 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो यहां से हमारे पास n कितना था, n दे रखा था 12/2वां पद, और ये कितना था 12/2 प्लस 1वां पद, बिल्कुल एज इट इज पिछले सवाल के जैसा है। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2, ये कौन सा था 6वां पद, और ये कौन सा आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7वां पद। तो यहां से देख लीजिए 6वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6वां पद हमारे पास कितना है 15, और 7वां पद हमारे पास दे रखा है 21। 21 और 15 को जोड़ लेंगे हमारे पास आ जाएगा 36, और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 18। तो हमारे पास यहाँ से मध्यांक क्या आ जाएगा, मध्यांक हमारे पास निकल के आ गया कितना 18, यानी 18। तो ये सवाल देखिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्या है हमारे पास आंकड़ा दे रखा, आंकड़े की जो संख्या थी वो 12 दे रखी, मतलब कि सम संख्या। और सम संख्या का जब हम निकालते हैं, मध्यिका निकालते हैं, तो क्या करते हैं हम, तो हम उन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, सम या विषम हो। फिर सम संख्या का फार्मूला हमारा होता है 1/2 n/2वां पद प्लस 1/2 n/2 प्लस 1वां पद, और फिर बस फार्मूले में n की वैल्यू डाल के हम वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर निकाल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या है, अभी तक जो आंकड़े थे वो अवर्गीकृत थे, लेकिन अब हमारे पास जो आंकड़े होंगे वो क्या होंगे, सारणीबद्ध दे रखे होंगे। अगर हमारे पास आंकड़े जो वो सारणीबद्ध तरीके से दे रखे हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मध्यांक या मध्यिका। क्या है हमारे पास, जब आंकड़े सारणीबद्ध हो, क्या हो, जो हमारे आंकड़े हो वो क्या हो, सारणीबद्ध। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले पद और बारंबारता। हमें 2 चीजें दे रखी होंगी इस तरीके में,
तो पद हमारे पास क्या दे रखे हैं, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 8, 10 और 12। 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 और उनके बारंबारता दे रखी है हमारे पास कितनी, 2, 4, 2, 3, 1, 3 और 4। क्या है, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 4। ये हमारे पास दे रखी है बारंबारता। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस आंकड़ों की बतानी है मध्यिका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे आंकड़े रखे हैं पद हमने नोट किया, बारंबारता नोट की, और फिर हम एक चीज निकालते हैं इसमें, इनकी संचयी बारंबारता। क्या कैलकुलेट करेंगे, संचयी बारंबारता। पद हमारे पास कितने थे, 3, 5, 6, 7, 8, 10 और 12 और बारंबारता दे रखी थी 2, 4, 2, 3, 1, 3 और 4। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता में हम क्या करते हैं, इन वाली वैल्यू को इसके नीचे वाली वैल्यू के साथ जस्ट जोड़ के लिखते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू तो हमारे पास 2 ही हो जाएगी, लेकिन जब दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो 2 और 4 इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारे पास, 6। जब हमारे पास 6 आ गया, तीसरे जब वैल्यू लिखेंगे तो इन तीनों को जोड़ के लिखते हैं। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। 8 के बाद जब इसे जोड़ेंगे बीच से भी तो हमारे पास 11 आ जाएगा। इसे जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इसके बाद जब इसे जोड़ेंगे तो 12, 3, 15 और 15 के बाद जब लास्ट वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आ गई कितनी, 19। तो यहाँ से इनका भी टोटल था वो 19 निकल के आया था, और यहाँ पे जो संचयी बारंबारता थी वो हमारी निकल के आ गई। अब हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता हमें निकालनी। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पदों की संख्या कितनी आई है, n बराबर कितनी आ गई, n बराबर हमारे पास आई है यहाँ से 19। मतलब जो हमारे पदों की संख्या थी वो कितनी निकल के आ गई, n बराबर 19 निकल के आई। अब क्योंकि n बराबर 19 निकल के आ गई तो मतलब ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार का हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया विषम संख्या वाला। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, विषम संख्या की माध्यिका कैसे निकालेंगे, मध्यांक क्या होगा, हमारा मध्यांक होगा n+1/2 टर्म। n हमारा कितना दे रखा था, 19 + 1/2। 19 से कितना हो गया, 20/2। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 10th टर्म। अब 10वीं टर्म हमारे पास कहाँ पे होगी, अब हम आंकड़ों पे जाएंगे वापस कि 10 कहाँ पे होगा, इसमें इस वर्ग में देखते हैं हमारा 10 कहाँ पे आएगा। तो हमारा जो 10 आएगा वो इसके अंतर्गत आएगा, 11 के अंतर्गत, क्योंकि जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 11। तो 11 के अंदर ही हमारा 10 आएगा, क्योंकि 8 में तो 10 आएगा नहीं, 11 में आएगा हमारा 10। तो 11 में अगर 10 आता है तो हमारा जो इसके सामने की जो पद है वो क्या है, वो है हमारे पास 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा यहाँ पे 10th टर्म। और 10th टर्म हमारी क्या थी, मध्यिका, ये कितनी दे रखी है, 7। तो यहाँ से हमारा जो मध्यांक या मध्यिका वो कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई हमारे पास 7। तो देखिए अगर हमारे पास आंकड़े सारणीबद्ध तरीके से दे रखे तो उन क्वेश्चन का हम सोल्यूशन इस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके से भी समझ में आ गया होंगे। इसमें क्या होता है, हमारे पास पद दे रखे थे और क्या दे रखी, बारंबारता। हमने पद नोट किए, बारंबारता और संचयी बारंबारता। हमने पद को जोड़ के निकालना है कि हमारी जो संख्या थी वो कैसी है, सम या विषम। सम है तो सम वाले तरीके से निकाल देंगे और विषम होगी तो विषम तरीके से। और यहाँ से हमारे पास जो भी टर्म आती है, 10 जो भी टर्म आएगी वो हम देख लेंगे कि संचयी बारंबारता में वो पद किसके अंतर्गत मिल जाएगा, और उसके बाद हम उसी के सामने वाला जो हमारा पद दे रखा होता है वही उसकी मध्यिका या मध्यांक होता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपके बीटीसी में पूछा गया है। काफी आसान सा क्वेश्चन रखा है। क्या है, किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। क्या है, किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े हैं, वो दे रखे हैं। क्या है, हम सीधे सीधे आंकड़े लिखते हैं। आयु दे रखी है किसमें,
वर्षों में, और नीचे दे रखे हैं शिक्षार्थी, मतलब एक आयु में कितने शिक्षार्थी आते हैं। 24 शिक्षार्थी टोटल देखे रखे तो देखिए क्या है, 12 है, 13 है, पहले आयु की कितनी, 12, 13, 14, 15 और 16, इतनी आयु के बच्चे हमारे पास दे रखे हैं। अब 12 वर्ष के हमारे पास 4 बच्चे हैं, 13 वर्ष के 5 बच्चे हैं, 14 वर्ष के 4 बच्चे हैं, 15 वर्ष के 6 बच्चे हैं और 16 वर्ष के 5 बच्चे हैं। तो ये हमारे पास दे रखी शिक्षार्थियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास पद ये है और बारंबारता मतलब कि एक जैसे कितनी है, तो 12 वर्ष के 4 बच्चे हैं, तो ये हमारी बात 4 क्या हो गई, बारंबारता हो गई। तो इसी तरीके से हमारे पास दे रखे हैं, इसका भी सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा। क्या हो जाएगा, आयु वर्षों में, आयु वर्षों में हो गई। फिर हमारे पास बारंबारता, आयु हमारे पास कितनी दे रखी थी, 12, 13, 14, 15 और 16। अब बारंबारता हमारे पास कितनी दे रखी, 4, 5, फिर 4, 6 और 5। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे यहाँ पे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहली बात में 4 नोट किया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखिए 4, 5, 9, 9 और 4 13, फिर इन सबको जोड़ेंगे 13 और 6 कितना हो गया हमारा 19, 19 और 5 हमारे पास हो गया आपका 24। तो यहाँ से जो हमारा एडिशन था वो कितना था 24, n बराबर आ गया 24। जब हमारे पास n बराबर क्या आ गया 24 और 24 क्या होगी हमारे पास, ये होगी एक सम संख्या। अब हम सम संख्या का क्या निकालेंगे, मध्यिका। तो मध्यिका कैसे निकालेंगे, या मध्यांक क्या हो जाएगा हमारे पास मध्यांक हो जाएगा। देखिए n बराबर हमारे पास कितना है 24, तो मध्यांक क्या हो जाएगा 1/2 n/2 वापस प्लस n/2 प्लस बनवा पद। अब क्या हो जाएगा 1/2 n/2 वापस क्या हो जाएगा, n कितना दे रखा होगा 24 और फिर कितना देखा 24/2 प्लस बनवा पद। यहाँ से 24 को अगर आधा कर देंगे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12वां पद, और यहाँ से क्या हो जाएगा 12 1 13वां पद। अब देखिए हमारे पास 12वां पद कहाँ पे आएगा, 12 हमारा संचयी बारंबारता में इस 13 के अंतर्गत आएगा। तो हमारे पास 12वां पद कितना हो जाएगा, 12वां पद हो जाएगा 14 और 13वां पद भी हमारे पास कितना हो जाएगा 14 ही हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों संख्या हमारे पास इसी के अंतर्गत आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास 1/2, ये कितना है 14, ये कितना है 40, तो कितना 14 दूनी 28, या दोनों कट के आ जाएंगे हमारे पास 14। तो हमारे पास जो आपका क्या था मध्यांक था या मध्यिका थी, वो कितनी निकल के आ गई, वो हमारे पास निकल के आ गई 14। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास आंकड़े सारणीबद्ध तरीके से रखे, उसमें क्या करते हैं हम सारणी में पद और बारंबारता को लिखते हैं, फिर हम निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता को लगातार ऐड करते हुए चले जाते हैं और वैल्यू नोट करते हुए चले जाते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास जो आंकड़ों की संख्या है सम आती है, तो हम सम वाले फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, अगर विषम आती है तो विषम वाले फार्मूले से उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मध्यांक वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आपकी बहुलक की, कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिना कुछ करे, बिना कॉपी पेन उठाए देख के ही बता सकते हैं कि इन आंकड़ों में बहुलक क्या होगा। क्या है, बिना कॉपी बिना पेन उठाए हम केवल देख के बता सकते हैं कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक क्या होता है, किसी भी आंकड़े में जब श्रृंखला दे रखी होती है हमारे पास, उसमें जिस पद की पुनरावृत्ति बार बार होती है, क्या होता है, जिस पद की पुनरावृत्ति बार बार होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह देते हैं बहुलक। जो बहुत बार आया है वही हो जाता है आपका बहुलक। सीधे सीधे हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा हमारे पास एक, बहुलक यानी मॉड। बहुलक में हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है
आप लोग देख के ही बता सकते हैं। 7 9 5 7 6 1 5 9 12 9 15 17 18 9। ये इतना बड़ा इतनी बड़ी सी संख्या दे रखे हैं। अब हमें निकालना है इसमें से बहुलक। इसमें देखिए बहुलक निकालने के लिए एक तो क्या हम कर सकते हैं, सीधे सीधे देख के भी बता सकते हैं इसमें बहुलक क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इन्हें आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। 1 5 जो अंक ज्यादा होंगे वही हमारा बहुलक होगा। यहाँ पे देखिए 9 9 9 और 9, 4 बार 9 दे रखा। और देखिए कोई भी संख्या देखिए 7 1 2, 2 बार ही दे रखा, 5 भी 2 बार दे रखा। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा बहुलक आगे निकल के 9। कोई भी आंकड़ा दे रखा उसमें हम बहुलक सीधे सीधे निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास दे रखा है एक 1 0 5 0 7 0 8 9। ये क्वेश्चन देखिए हमारा 2016 में पूछा गया था। क्या है 1 0 5 0 7 0 8 9। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो 0 0 फिर 1 5 7 8 9। यहाँ पे देखिए 3 लगातार 3 है जो 3 बार आ रहा है 0। इस श्रृंखला में जो बहुलक हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, आप देख के ही बता सकते हैं कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 0। तो उम्मीद करते हैं ये बहुलक आपको समझ में आ गया। बहुलक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है बहुलक का श्रेणी से रिलेटेड। क्या है कि आपको एक सारणीबद्ध तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा और आपसे पूछेंगे बहुलक। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, हमें केवल इतना देखता होता है कि किस पद की बारंबारता ज्यादा है। जिस पद की बारंबारता ज्यादा होगी वही पद बहुलक हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, पद दे रखे हैं और बारंबारता। पद देखिए हमारे पास क्या दे रखे हैं, 42 43 49 56 58 65 और 66। ये हमारे पास पद दे रखे हैं। बारंबारता कितनी है, 3 1 4 2 2 2 और 2। हमसे पूछा है इन आंकड़ों का इस सारणी का हमें निकालना है बहुलक बताओ। और चूंकि हम जानते हैं बहुलक क्या होता है, अगर हम बात करें इस पद को एक सीधे सीरीज में लिखें, कैसे लिखेंगे। हाँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 42 बारंबारता कितनी है 3, 42 42। फिर 43 बारंबारता कितनी है 1, ये हो गया। फिर 49 लिखेंगे कितनी बार, बारंबारता कितनी है 4। इसके बाद 56 की बारंबारता 2 है, 2 बार लिख लिया। 58 की बारंबारता कितनी है 2 है, 2 बार लिख लिया। 65 की बारंबारता 2 हो गई और 66 की बारंबारता 2। तो देखिए अगर कहीं ना कहीं देखा जाए ये सीरीज इस तरीके के आंकड़े दे रखे हैं। अब हमें निकालना है इनकी क्या निकालना है, इनकी निकालनी है हमें बारंबारता, वो सॉरी बहुलक बताना है। तो बहुलक में देखिए 49 के सामने हमारे पास बारंबारता 4 थी, 49 ही सबसे ज्यादा आ रहा है। तो हमारा बहुलक क्या हो गया, बहुलक हमारा कितना हो गया 49। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये थी हमारी मध्यांक और बहुलक की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको मध्यांक और बहुलक दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे।